हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो लेक्चर 2 के ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के ऊपर। बेसिकली लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप उसको जाके चेकआउट करो और उसको पूरा देखो, मजा आ जाएगा आपको लेक्चर में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम बेसिक से किए हैं। अगर आपने फिजिक्स 11th का नहीं भी पढ़ा है तो आप 12th का डायरेक्ट जम कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम लोग वेक्टर का यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और आप इसके बारे में मत सोचना कि हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बेसिक से पढ़ेंगे। वेक्टर का थोड़ा थोड़ा यूज होगा बीच बीच में, तो हम लोग उसको करते चल जाएंगे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और साथ के साथ जो वेक्टर का जो हमारा होता है 60 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पे कितना रिजल्टेंट आता है, वो सब हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और हैप्पी रक्षाबंधन, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है। आज हम लोग शूट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, चाहे फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को हर दिन कंसिस्टेंसी से मेहनत करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी से ही सब चीज पाया जा सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन दिस मोटिवेशन, इन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग चार्ज के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किए थे। लेक्चर 2 में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कूलम्स लॉ। बेसिकली कूलम्स लॉ होता क्या है, कूलम्स बाबा ने क्या बताया ऐसा कि जिसके कारण इतने न्यूमेरिकल बनने लगे और इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ रहा है और इतने सारे न्यूमेरिकल लगाना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ में ऐसा है कि सबसे पहले कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है ये जानते हैं, कूलम्स लॉ होता क्या है ये जानते हैं, कूलम्स लॉ से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये हम लोग लास्ट में देखते हैं। पहले उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। कूलम्स लॉ का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड होता है, ये वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट, कैन बी अप्लाइड फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। क्या ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए अप्लाई हो सकता है? अरे भाई हो सकता है, पॉइंट चार्जेस के लिए तो होता ही है, पर एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी होता है, जिसका कोई शेप होता है, जिसका कोई शेप होता है और जिसका कोई बोल सकते हो कि अगर एक बॉडी मेरा यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस, यहाँ पे इंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये डिस्टेंस पे होगा तभी जाके हमारा क्या हो सकता है, बोल सकते हो कि हमारा कूलम्स लॉ लगेगा। अगर हम लोग इतना नजदीक रख दे कि दो बॉडी के बीच में इंडक्शन होने लगे तो वहां पे कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। तो एक्सटेंडेड बॉडी होना चाहिए जिसका एक पर्टिकुलर शेप हो या प्रॉपर शेप और साइज हो। ठीक है, और एक कंडीशन मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर कूलम्स लॉ कि ये दोनों बॉडी का जो डिस्टेंस होना चाहिए फार होना चाहिए, मींस दूरियां होना चाहिए, एटलीस्ट इतना दूरी होना चाहिए कि ये दोनों के बीच में इंडक्शन नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो इंडक्शन नहीं हो रहा हो तो कहीं ना कहीं देखो, तो यहाँ पे इफ सेपरेशन बिटवीन बॉडीज मस्ट बी टू फार, मस्ट हैव प्रॉपर साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। Not talking about the statement of Coulomb's law. When we talk about the statement of Coulomb's law, तो we know about that कि force of interaction जो होगा वो between two points, किसी भी दो पॉइंट के बीच का, जैसे मान लेते हैं कि इसको Q1 मान लेते हैं एक पॉइंट, इसको दूसरा पॉइंट Q2 मान लेते हैं, तो between two point is directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional. Directly proportional किसका है, product of magnitude of two charges। जैसे कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे R डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या R डिस्टेंस है, Q1 और Q2 के बीच में R डिस्टेंस है। हमारा Q2 का जो हमारा चार्ज है, कहीं ना कहीं Q1 और Q2 सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो देख सकते हो कि फोर्स ऑन 2, ये चार्ज 2 पे लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, 1 पे, और इस पे जो आएगा ये इधर से पुल करेगा, इधर से पुश करेगा, इधर से क्या करेगा, पुश करेगा, इधर से रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो ये इधर से रिपेल करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर से रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये आपका क्या बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज डायरेक्टली पोर्शन होगा। देखो पॉइंट चार्ज डायरेक्टली पोर्शन है, तो एक इक्वेशन बन गया। और बोला है कि इनवर्सली पोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इनवर्सली पोर्शन स्क्वायर का होगा, तो इससे आपको तुरंत पता चल गया कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम हमारा फोर्स होगा। तो इनवर्सली पोर्शन बोल रहा है रेडियस का, तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं फोर्स में कमी आएगा। जितना ज्यादा बॉडी थोड़ा सा पास आएगा फोर्स बढ़ेगा, दूर जाएगा फोर्स घटेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हम लोग कांस्टेंट को हटा के, ये जो हमारा इनवर्सली पोर्शन या डायरेक्टली पोर्शन को हटा के एक कांस्टेंट का साइन देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन राइट दैट फोर्स इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे K हमारा क्या दिखाता है कि हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग
ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमको कांस्टेंट का सिर्फ वैल्यू निकालना है तो हम के को यहाँ रखेंगे, बाकी आर स्क्वायर इधर चल जाएगा, एफ आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा Q1/Q2। नीचे क्या आ जाएगा Q1/Q2। यहाँ से आपको पता है कि जो हमारा जो फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, और रेडियस का यूनिट होता है मीटर। यहाँ पे 2 रेडियस है तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया चार्ज का होता है यूनिट कूलम, तो 2 कूलम है तो कूलम स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और हम इसको के जो हमारा कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना होता है। पूरा न्यूमेरिकल में भर भर के यूज होगा, बहुत इजी है, इसको आप याद करो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और बेसिकली इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, पाई का वैल्यू पुट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ के इज 9 × 10⁹ यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है जिसको हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे हैं, और बेसिकली वैक्यूम के लिए भी अप्लाई होता है। दैट मींस कि एप्सिलॉन नॉट हम वैक्यूम के लिए भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। तो इसको कम से कम आप 10 बार लिखो, 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12 आपको याद होना चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट कि क्या होगा यूनिट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का तो बेसिकली जो यूनिट होता है वो उल्टा होता है आपका के यूनिट के। अब देखो कैसे होता है उल्टा। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि फोर्स इक्वल टू के Q1/Q2/r²। तो हमको पता है कि के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1/Q2/r²। तो अगर हमको क्या है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ जाएगा, और Q1/Q2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्स × r²। इसका क्या होता है कूलम स्क्वायर, इसका क्या होता है न्यूटन, और इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर बात करते हैं, दैट मींस कि अगर हम चार्ज का फोर्स के ऊपर बात करते हैं तो हम लिखते हैं के Q1/Q2/r²। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ क्लास 9 में कि एक फॉर्मूला आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमारा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उस तरह से हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग क्यू चार्ज के जगह पे क्या है मास से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप ये दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली भी कर सकते हो। अदरवाइज आप पहले तो देखो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप देखो, आपको गारंटी देते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भर भर के होगा। कम समय में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कम समय में हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज्यादा देना सही बात नहीं है। और क्योंकि आपके पास सारा सब्जेक्ट है तो आपको स्क्रीन टाइम मिनिमम देना होगा। उसको कम करने के लिए मैं यहाँ खुद से मेहनत करके लाऊंगा, और क्वेश्चन भी आपको यही कराऊंगा। क्वेश्चन पहले से लिख के लाऊंगा, तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, देखो तो हमारे पास क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा जी कांस्टेंट है, उसी तरह से यहाँ के कांस्टेंट है। यहाँ पे चार्ज की जगह पे मास रख दिए बाय r²। तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, कौन सा बिगेस्ट फोर्स है। बिगेस्ट मींस कौन सा सबसे कमजोर फोर्स है। तो आप देखते होगे कि के का वैल्यू में 10⁻9 आ रहा है, और उस पे 10⁻−11 आ रहा है। तो यू नो दैट कि 10⁻9 इज so ग्रेटर देन 10⁻11। तो वी कैन से दैट कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। दैट मींस कि वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा है वो वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है हमारा नेचर में। याद रख लेना कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में। अगर हम बात करते हैं कि ये क्या मीडियम डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, तो मीडियम का इंडिपेंडेंट होता है। मीडियम का इंडिपेंडेंट होता है मतलब मीडियम, कोई भी मीडियम पे लेके चल जाओ ग्रेविटेशनल का वैल्यू वही रहेगा। तो मीडियम इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है हमारा जो ग्रेविटेशनल का वैल्यू है। फिर हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है मीडियम डिपेंडेंट। दैट मींस कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में देख रहे हैं, जो वैक्यूम देख रहे हैं, उसी चीज को अगर हम वाटर में लेके चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफाइन हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक वहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन हो जाता है जिसको के बोलते हैं, और वहां पे हम लोग क्या है वैल्यू हमारा चेंज कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमारा एयर में होगा, और वही जब मीडियम आ जाएगा तो उसके लिए मीडियम के लिए अलग करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। कहीं ना कहीं कोई भी मीडियम पे लेके चल जाओ उसका वैल्यू वेरी नहीं करेगा। पर वहीं पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो उसका वैल्यू हमारा क्या करेगा, वैरी करेगा। ठीक है, साउंड प्रॉपर के लिए फैन ऑफ किया गया है, बस इसी के कारण कि आपके पास साउंड प्रॉपर आ सके। ठीक है, देखो तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे 4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो मीडियम को डिफाइन करता है। वो किसको डिफाइन करता है, मीडियम को डिफाइन करता है। यहाँ पे देखो एक टर्म आता है, यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम लोग देखने वाले हैं आखिर मीडियम आता है तो मीडियम को कैसे समझते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो तो हमारे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और
आर डिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, एक मीडियम है, और ये कोई भी मीडियम मान लेते हैं, वाटर का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले क्या देखे थे कि हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में क्या था, 1/4πε0 था, Q1 Q2/r² था। ये हमारा नॉर्मल जिंदगी था, मतलब नॉर्मल कंडीशन में था जब कोई मीडियम नहीं था। ये मीडियम आ गया तो यहाँ पे हम ε0m लिख सकते हैं, Q1 Q2/r²। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी कैन से दैट कि F0/Fm = 1/4πε0, जो हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और हमारा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा F0 और बाय Fm इक्वल टू हमारा बचेगा ε0 मीडियम का और ε0 एयर और वैक्यूम का, जिसको हम एयर और वैक्यूम को ε0 O से दिखा रहे हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ε0 R के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ε0 R के बराबर, या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी बोलते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोलते हैं, जिसको हम K से डिनोट करते हैं और ε0 R से डिनोट करते हैं। तो मेरे साथ बोलो कि ε0 R और K को हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ε0 R जो हमारा निकला है, जिसको हम K बोल रहे हैं, वो हमारा ε0m/ε0 वैक्यूम का आ जाएगा, मीडियम का और वैक्यूम का आ जाएगा। अगर हमको मीडियम का निकालना है तो क्या करो, बस ε0 वैक्यूम और एयर का क्या करो, ε0 R से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये आ जाएगा। आपको पता है ε0 R को K से भी लिखते हैं, तो ε0 K भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़े, क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में समझे। अब कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग कुछ कूलम्ब्स लॉ को लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट को तगड़ा करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेके, तो हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन 1 नंबर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को करना क्या है, बेसिकली बोला है विच इज द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है, और बेसिकली ये रिलेटेड है हमारे लेक्चर 1 के कॉन्सेप्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं इसमें सीधा हमको एन का वैल्यू निकालना है, और हम लोग को बताना है कि कौन सा चार्ज नॉट प्रेजेंट होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट प्रेजेंट ऑन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा चार्ज नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको निकालो एन का वैल्यू। जब आप n का वैल्यू a के लिए निकालोगे, जैसे 4.0 है इंटू 10⁻⁻19, ये आप अब हमारे पास पता है q इक्वल टू n ही होता है। आपको q का वैल्यू और e का वैल्यू, q का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको n निकालना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, ये कटा, और यहाँ पे आपका लगभग आ जाएगा 40/16, और यहाँ पे लगभग आपका आ जाएगा 8 और 20 लगभग आ जाएगा ये 5/4। कहीं ना कहीं ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा ए नंबर का। अब देखो बी नंबर में बोला है, टिक तो कर सकते हैं ए नंबर का, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं बी नंबर का भी। तो ये देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पे ये कटा, और यहाँ पे हमारे पास बचा लगभग बोल सकते हो 6/16 बचा ना, 6/16, क्योंकि ये डेसिमल हटा तो यहाँ पे 60 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 को 60 से करोगे तो लगभग आप बोल सकते हो 16×3=48 है ना, 16×3=48। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, 16×3=48 3 बार में, और तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉसिबल हो सकता है, पर ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को करोगे, तो आप देखोगे कि सबसे पहला में हमारा क्या आ रहा है कि हमारा ये 5/4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5/4 आ रहा है। ये भी हमारा क्या है कि कहीं ना कहीं विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज नॉट प्रेजेंट इन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा करेगा। तो आप फोकस करो और ट्राई करो, पहले खुद सॉल्व करो, पॉज करके हम क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले वाला लेक्चर 1 से रिलेटेड है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज नॉट प्रेजेंट इन ऑयल ड्रॉप मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट में कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, आपको भी पता है कि वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, खासकर जो फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या ए का एन का कितना आ रहा है। एन हमारे पास चार्ज दिया हुआ है q इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको पता है q इक्वल टू n ही होता है, और q का वैल्यू दिया हुआ है, आपको n निकालना है। तो बस आपको क्या करना है, इसको क्या कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से करो डिवाइड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लगभग 40/16, क्योंकि डेसिमल हटा,
तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 20, 4, 5। जैसे ये हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बी नंबर का चेक करो। बी नंबर में बोला है 6.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, 1.6 से करो, ई से करो, 10 पे पावर माइनस 19, ये कटा और आपके पास बचा आपके पास 60 और 16। तो ये भी आपका क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका आ रहा है 15/4। दैट मीन्स की ये भी आ रहा है आपका नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि एक फ्रैक्शन में आ रहा है। सी नंबर का देखो कैसे होगा, 10.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 और यहाँ पे हो गया 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ये भी फ्रैक्शन में ही हमको लग रहा है कि आएगा, तो यहाँ पे हो गया 100/16, 8/50, ये हो गया 25/4। तो ये भी फ्रैक्शन में, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या हो, डी ऑप्शन टिक करो, ऑल कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट के लिए। वही एन का वैल्यू आपका होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 आ जाता, जीरो नहीं आता, 1 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 और डेसिमल और फ्रैक्शन को छोड़ के आता, तो वो चार्ज पॉसिबल हो सकता था एन का वैल्यू में। पर मिल्कमैन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये तीनों जो हमारा चार्ज आ रहा है आया वो पॉसिबल नहीं है। तो डी का ऑल। इसमें ट्रिक बस यही है कि एन का वैल्यू निकालो जिसमें से वो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आ गया हमारा एन का वैल्यू विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शन तो उसको टिक कर दो, पर इसमें कोई नहीं था इसलिए हम ऑल टिक कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बटू क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हमको फोर्स निकालना है और हमारे पास दो चार्जेस दिए हुए, एक मान लेते हैं Q1 चार्ज दिया हुआ है, एक Q2 चार्ज दिया हुआ है, जिसमें से बोला गया Q1 1 कूलम का होगा और हमारा Q2 हमारे पास 2 कूलम का है। 2 कूलम का चार्ज है और ये डिस्टेंस हमारा इसका 1 मीटर का डिस्टेंस है। और उसके बाद हमारे पास ये भी दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट आर कितना है 100, एप्सिलॉन नॉट आर कितना है 100 है। और आपको कितना निकालना है, इसका फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर। और वहीं पे अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Q1Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करो, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू कितना हो जाता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 होता है। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू कितना है, ये है हमारे पास 1 कूलम, ये कितना है 2 कूलम। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 100 दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 1 मीटर का दिया हुआ है, तो 1 स्क्वायर कर दो। तो आप देख सकते हो कि आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 18 इंटू 10 पे पावर, ये ऊपर 0 2 गया तो नीचे ऊपर गया तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 10 पे पावर 2 है तो ऊपर गया तो -2 होगा, तो यहाँ पे 9 प्लस में है तो +9 -7 हो जाएगा 18 इंटू, सॉरी यहाँ 2 है ना, तो 18 इंटू 10 पे पावर 7 हो जाएगा। ये आपका फोर्स निकल के आया, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 पे पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा न्यूटन। फोर्स इक्वल टू 10 पे पावर है, ये देखो ये आंसर मैंने पहले लिखा था, न्यूटन आ जाएगा इतना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज विद सेम चार्जेस इज एफ। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज विद सेम चार्जेस इज एफ। तो देखो आपके पास ये Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज है और ये Q1 Q2 चार्ज के पास क्या है, बोल रहा है कि सेम चार्जेस है। इसके पास भी फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज, इसके पास भी Q1 चार्ज, इसके पास भी Q1 चार्ज है, हैव सेम चार्ज। उसका फोर्स कितना है, फोर्स F है, कितना है F है। अगर हम 50% चार्ज, अगर हम 50% चार्ज क्या करते हैं, 50% जो चार्ज है हमारा वो क्या करते हैं, एक स्फीयर से ट्रांसफर कर देते हैं अदर स्फीयर के पास। मान लेते हैं कि QA से QB में हम 50% चार्ज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। इस केस में जब हम 50% चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो बोल रहा है कि हमारे पास न्यू फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इनर्शियल फोर्स जो था हमारे पास, वो इनर्शियल फोर्स हमारे पास F ही था। ठीक है, अब हमारे पास बोला है कि QA से 50% क्या कर रहे हैं, चार्ज को हम इधर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 50% हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा बोल रहा है कि कहीं ना कहीं 50% हमारा कितना हो जाएगा, देखो Q/2 हमारा हो जाएगा। तो पहले कितना था, Q था, तो अब कितना हो गया, अब ये हो गया लगभग, बोल सकते हो कि इसको माइनस करो, Q से Q/2 को माइनस करो, Q माइनस Q/2, क्योंकि 50% कितना होगा, हाफ होगा, Q/2 होगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2Q और यहाँ पे आ जाएगा आपका लगभग बोल सकते हो कि Q, तो Q/2 आएगा। तो इसके पास कितना चार्ज बचा होगा, Q/2 बचा, और इसके पास कितना होगा, Q में Q/2 को ऐड करो, तो Q/2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2Q प्लस Q, यहाँ पे हो जाएगा 3Q/2। ठीक है, 3Q/2। अब देखो, अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं फोर्स इक्वल टू KQ1Q2 बाय आर स्क्वायर, और आपको पता है कि यहाँ पे K की जगह पे आप क्या करो, पुट करो वैल्यू को, तो आपके पास हो जाएगा Q/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3Q/2।
और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, तो था ही। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू गेट दैट 3q स्क्वायर, मतलब कि सीधा सा 3q, q और q लिख दो और कहीं ना कहीं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो आपको पता है कि के क्यू स्क्वायर जो है के Q1 Q2, यहाँ पे Q2 दे दें, तो आपको पता है कि ये के और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर क्या होता है, एफ के बराबर होता है। जैसे हम इसको अरेंज करके भी तो लिख सकते हैं, देखो। तो हमको पता है कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3k Q2 बाय 4, ठीक है, बाय 4 आएगा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर। तो आपको पता है कि के क्यू बाय आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो कहीं ना हम इसको साइड कर लेते हैं, इसको f के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3f/4, क्या आ जाएगा 3f/4। तो न्यू फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 3f/4 है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि हम क्या किए, 50% चार्ज को हम इधर भेजे तो q से q/2 को माइनस किए तो q/2 हो गया, इसमें q/2 को ऐड करते 3q/2 आया। न्यू फोर्स की जगह पे बस q की जगह पे q/2 3q/2 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया है 3/4f। क्या आ गया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3/4f। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको आप खुद से बनाओ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोग कुछ डिस्टेंस r पे रखे, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है जिसको हम लोग डिस्टेंस r पे रखे हैं, और ये पॉइंट चार्ज एक को q1 मान लेते हैं, एक को q2 मान लेते हैं, ठीक है। एट ए डिस्टेंस r एयर एक्सर्ट फोर्स f। तो उस वक्त क्या है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एयर में, फोर्स ऑन एयर, वो कितना f एक्सर्ट हो रहा है, और ये r1 मान लेते हैं इसको। अब उसी वक्त बोला है कि डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट द सेम फोर्स, जब डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस इन अ सर्टेन मीडियम। अब मान लेते हैं कि बोल रहा है कि सेम मीडियम में भी फोर्स एक्सर्ट क्या कर रहा है, सेम कर रहा है, ठीक है। कोई सर्टेन मीडियम में रख दिए, मान लेते हैं कि हम इसको r2 के डिस्टेंस पे रखे हुए r1 r2 डाल दिए, और यहाँ पे एक के मीडियम है हमारे पास, के मीडियम है, देखो यहाँ लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में लेना है, और आपको रिलेशन बताना है r इंटू के आएगा या r/k आएगा या r/√k आएगा या r इंटू √k आएगा। देखो, तो कहीं ना कहीं अगर हम फोर्स ऑन एयर मीडियम का बात करते हैं तो बोला है कि फोर्स ऑन के मीडियम के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एयर मीडियम में क्या होगा, के Q1 Q2 बाय r1 का स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय r2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4πε0, और यहाँ पे Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4π, के को लिखते हैं ना 1/4π, उसके बाद ε0, यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मीडियम के लिए। देखो यहाँ पे के क्या होता है, ε0r, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और ये ε0r जो है वो डिफाइन करता है मीडियम के लिए बाय ε0r, ε0 के लिए। अगर मान लो कि हमको कोई मीडियम के लिए निकालना है तो हम लिख सकते हैं ना ε0 इंटू के, तो वही चीज को तुम यहाँ पे लिखे जिसको हम ε0f से, मीडियम को ε0o से भी दिखा रहे हैं, ठीक है, और बाय ε0m ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे मीडियम के लिए लिख रहा है तो ε0o इंटू के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ε0o इंटू के लिख सकते हैं, तो ε0o इंटू के ही तो लिखे। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, कहीं ना कहीं देख सकते हो कि ये आपका यहाँ से कट जाएगा, और ये Q1 Q2 भी आपका कट जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2 लिखो फिर काटो, ठीक है। अब आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा यहाँ पे r1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपके पास ε0 भी कट जाएगा ना, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास r2 का स्क्वायर के, क्या बचेगा r2 का स्क्वायर के, यहाँ पे क्या बचेगा, प्रॉपर से देखो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, r2 का स्क्वायर। अब अगर हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है उनका वैल्यू निकालना है, तो r1 स्क्वायर यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे के को इधर लेके जाओ, के को यहाँ पे लेके जाओ, और के को यहाँ पे लेके जाने के बाद यहाँ पे r2 का स्क्वायर एज इट इज रह गया। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपके पास क्या यहाँ पे होगा, देखो जब यहाँ पे r1 का आप स्क्वायर लेके गए तो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे ऑलरेडी, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे r1 स्क्वायर निकालना है, देखो यहाँ पे 1/r1 स्क्वायर है और 1/k r2 स्क्वायर हमारे पास आ गया सारा चीज कटने के बाद। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो r2 को इधर भेज दो, r2 को इधर भेज दो, r2 का स्क्वायर बाई के यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या है r1 का स्क्वायर, क्या आ गया r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर जो है इधर रूट में कर दो, तो जब यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगा r1 का क्या निकल के आएगा r2, क्योंकि ये तो रूट से यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पर बाय क्या हो जाएगा रूट की आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट की आ जाएगा। तो देखो r बाय रूट के कहाँ पे आ रहा है,
आर बाय रूट के, यहाँ पे आ रहा है आर बाय रूट के, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर बाय रूट के आपका क्या है, मतलब R2 तो R1 तो हम लोग खुद डाले थे ताकि इजी हो जाए चीजों को आइडेंटिफाई करने में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक हमारे पास है +7 माइक्रोकूलम का और एक हमारे पास है -5 माइक्रोकूलम का। +7 माइक्रोकूलम का है और -5 माइक्रोकूलम का है। इफ द चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज एडेड इन बोथ, अगर -2 माइक्रोकूलम को दोनों के साथ ऐड करते हैं, ऐड करो तो देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो कि -2 माइक्रोकूलम को ऐड कर रहे हैं, तो +7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, कहीं ना कहीं 5 माइक्रोकूलम आ गया, ये +5 माइक्रोकूलम यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे ऐड कर रहा है, कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस है ना, तो माइनस है तो -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, -7 माइक्रोकूलम। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि पहले इनर्शियली क्या होगा, फोर्स इनर्शियल क्या होगा, फोर्स इनर्शियल होगा K Q1 Q2, तो हो जाएगा K7 × 5/r², ठीक है। अब फाइनल क्या होगा, फोर्स फाइनल क्या होगा, यहाँ पे होगा K5 कूलम × 7 कूलम/r²। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि इसका भी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 35K/r² आ रहा है, इसका भी क्या होगा 35K/r² आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जब ऐड किए, दोनों में ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए तो किसी भी तरह का फोर्स में अंतर नहीं आया, फोर्स F ही रह गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक ये लास्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए पहले इसको मिटाएं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, एक +2 कूलम का है, माइक्रोकूलम का है, एक हमारे पास +6 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपस में ये रिपेल कर रहा है, तो सही बात बोल रहा है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो और कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है, 12 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा है, ठीक है, 12 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा है। अगर दोनों चार्ज को हम एडिशन करते हैं -4 कूलम के हिसाब से, ठीक है, -4 कूलम के हिसाब से अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं -4 माइक्रोकूलम +6 और यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 4 माइक्रोकूलम इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4 माइक्रोकूलम इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2 माइक्रोकूलम, कितना आ जाएगा माइनस, देन फोर्स विल बी बिकम, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना आ जा रहा है 6 - 4, दैट मीन्स कि आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे हम पूछे फोर्स, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स कि फोर्स तो आपका नेचर कैसा हुआ, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अब निकालो फोर्स, तो फोर्स कैसे निकलेगा, 2 × 2/r², तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि आपका कितना आ रहा है, कितना न्यूटन आ रहा है, 4 न्यूटन के आसपास आ रहा है फोर्स, और वो भी कैसा आ रहा है आपका अट्रैक्टिव नेचर क्या आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 चार्ज है, सबसे पहला चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का और हमारे पास है 1 मिलीकूलम का। याद रखना कि 1 मिलीकूलम इक्वल टू 10⁻³ होता है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि 1 मिलीमीटर का कितना बड़ा होता है, 1 मिलीमीटर का दूरी है, याद रखना इसके बीच का जो दूरी है वो 1 मिलीमीटर का दूरी है, और 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, ठीक है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि अब हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो अब हमको एक बात बताओ कि शुरू में क्या फोर्स होगा। अगर हम बात करते हैं एक मीडियम, इसका K भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो बनाया हुआ क्वेश्चन है, देखो K आपको 10 दिया हुआ है। अब आप इसका फोर्स निकालो, आपके पास क्या क्या है, 10 माइक्रोकूलम है, 1 मिलीकूलम है, 1 mm है, और 1 मिलीमीटर का भी वैल्यू आपको दे दिया 10⁻³ बस पुट करो और फॉर्मूला लगाओ, तो K Q1 Q2/r², यहाँ पे क्या आप करोगे 1/4πε0 × K Q1 Q2। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू 1/4πε0 कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। तो सबसे पहले 9 × 10⁻9 लिखो, और आपको पता है Q1 कितना है, 10 माइक्रोकूलम है, तो 1 माइक्रोकूलम कितना होता है 10⁻⁻6, यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोकूलम के लिए कितना हो जाएगा 10⁻⁻6, और यहाँ पे Q2 कितना हो जाएगा 1 मिलीकूलम है ना, तो 10⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं K का वैल्यू, तो K का कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे r² भी तो होगा, तो r² का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 mm कितना होता है 10⁻³ होता है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेशन करो तो देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेशन जब करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 9 इंटू 10⁻, यहाँ पे हो गया 6 3 9, तो ये आपका पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, 10 इंटू 10⁻⁻6, और ये आपका कटा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू, ये ऊपर जाएगा ना, तो 9 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। जब ये नेगेटिव में ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना न्यूटन आएगा। ये आपका फोर्स निकल के आ गया। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़े और कूलम्ब्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन को किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये जो हीट है ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या है ना, कंटेंट पे ध्यान देना और कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरह से क्या करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, और ये साउंड के कारण सिर्फ साउंड ना आए, आपके पास प्रॉपर साउंड है, इसलिए फैन ऑफ रहता है, बार बार बता रहा है। और आपको क्वालिटी में दिक्कत हो रहा है तो 720 पिक्सल पे देखो। हम लोग थर्ड लेक्चर में मिलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।